मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है आपके लिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उन्होंने कल बाबर वाला वार किया, तो आज उन्होंने जिन्ना का नाम लेकर प्रहार किया। बाबर से जिन्ना तक का योगी का संदेश क्या है, किसके लिए है, ये जानेंगे। उधर महाराष्ट्र में सरकार बन गई है, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर मामला फंसा हुआ है। शपथ के 24 घंटे भी नहीं हुए कि मानो महायुति में गृह युद्ध के हालात बन गए। शिवसेना गृह मंत्रालय के दावे से पीछे नहीं हट रही है। पूरी खबर क्या है, पर्दे के पीछे की कहानी रखेंगे आपके सामने। उधर अदानी को लेकर संग्राम जारी है। संसद में कांग्रेस के नेताओं ने आज ब्लैक मास्क में प्रदर्शन किया। अदानी विवाद को लेकर कल बीजेपी के संबित पात्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह वाला बयान दिया, तो आज कांग्रेस पार्टी भी हमलावर हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी और संघ को देशद्रोही बता दिया है। देशद्रोह वाली ये राजनीति कहां पर जाकर होगी खत्म, ये भी देंगे जानकारी। उधर दिल्ली की राजनीति से हर रोज दिलचस्प खबरें आ रही हैं। आज आपके बड़े नेता और विधायक दिलीप पांडे ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, लेकिन खबर यह नहीं है। खबर यह है कि दिलीप ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखा जिसमें गुलाबी खंजर का जिक्र किया गया है। खंजर की टाइमिंग पर बहुत सारे सवाल हैं। उधर पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे किसान आज दिल्ली आ रहे थे। गिनती के 101 किसान दिल्ली आना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। किसानों की मांग वही पुरानी, अब वो कल का ब्रेक लेकर रविवार को फिर से दिल्ली आने की कोशिश करेंगे। और भी खबरें होंगी जो विस्तार से रखेंगे आपके सामने, लेकिन सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। बटोगे तो कटोगे वाले बयान से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अगस्त महीने में हिंदू एकता का संदेश दिया। मुद्दा बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म का था। योगी ने जाति के खांचे में बटे हिंदुस्तानियों को लक्ष्य रखकर बयान दिया था। इस बयान का चुनावी असर भी दिखा। अब योगी 2 दिनों से बांग्लादेश को लेकर फिर से आक्रामक हैं। कल उन्होंने बाबर का नाम लेकर निशाना साधा, तो आज उन्होंने जिन्ना का जिक्र कर दिया। आखिर योगी बार बार बांग्लादेश वाली बात क्यों दोहरा रहे हैं? जवाब उनके बयान में छिपा है। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार बढ़ती रहेगी। योगी आदित्यनाथ के इन बयानों में शब्द भले ही अलग अलग हो, लेकिन अर्थ एक ही है। बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक सीमाएं उत्तर प्रदेश तक सीमित है, लेकिन हिंदुत्व पर उनकी मुखर आवाज पूरे देश को बड़ा संदेश दे रही है। पहले इसी कड़ी में सीएम योगी के लखनऊ में दिए बयान को सुनिए। याद करना, ये जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं जो पाप 1947 में देश के विभाजन के रूप में हम सबके सामने आया था। आज उसका एक बदसूरत रूप फिर से हमारे सामने बांग्लादेश के रूप में है। ये जितने भी लोग वहां हिंदू मारे जा रहे हैं या बौद्ध मारे जा रहे हैं, ये सभी दलित तबके के हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न का जिक्र करते हुए सीएम योगी देश में मौजूद हिंदुओं को बार बार सतर्क रहने को कह रहे हैं। बांग्लादेश के संदर्भ में सीएम योगी ने जब बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, तब चुनावी माहौल में उस बयान के सियासी मायने ज्यादा निकाले गए, लेकिन फिलहाल चुनाव नहीं है। बावजूद इसके सीएम योगी बांग्लादेश पर बयान दोहरा रहे हैं। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है।
बाबर और जिन्ना का जिक्र कर सीएम योगी ऐसे वक्त सनातनियों को एक सूत्र में पिरोने के मिशन में जुटे हैं जब समाज में जाति और धर्म के नाम पर खाई गहरी है। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति हिंदुत्व की बात को सांप्रदायिक रंग देती है। बहुत ही खतरनाक और ऑब्जेक्शनेबल बात प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। भारत के सबसे बड़े प्रदेश के भारत के मुसलमान को बांग्लादेश के हिंदू से क्या करना है? राजनीतिक विरोधी भले ही सीएम योगी की मुहिम को डिरेल करने में जुटे हो, लेकिन जमीन पर योगी के मिशन का असर होने लगा है। बांग्लादेश के हिंदुओं का दर्द उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक महसूस किया जा सकता है। राजकोट में आज हिंदू जागरण मंच के अलग अलग संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। अयोध्या में हिंदू समाज ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। बांग्लादेश हुकूमत का पुतला फूका। वहीं प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बांग्लादेश को अल्टीमेटम दिया है। अदानी और संभल पर दंगल के बीच विपक्ष में बांग्लादेश पर बढ़े गुस्से के तापमान को महसूस कर रहा है और सदन में बांग्लादेश पर चर्चा की मांग उठाई गई है। हम लोग बांग्लादेश के जो भी वहाँ हो रहा है उसके खिलाफ हैं और पूरी मांग करते हैं सरकार से इसमें इंटरफियर करें, इसमें हस्तक्षेप करके और वहाँ पे हमारे हिंदुओं के रक्षा के लिए बात करें वहाँ बांग्लादेश में। बांग्लादेश के मौजूदा हालात वहां हिंदुओं के लिए तो खतरनाक है ही, साथ ही आने वाले वक्त में भारत के लिए भी बड़ा संकट पैदा कर सकता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर काफी मुखर हैं। कल उन्होंने बाबर का जिक्र किया, आज जिन्ना का। सवाल यह है कि योगी बाबर और जिन्ना का जिक्र बार बार क्यों कर रहे हैं? असल में ये दोनों नाम भारतीय राजनीति में हिंदुत्व की विचारधारा के टारगेट पर हमेशा से रहते आए हैं। मुगल शासक बाबर विध्वंस का प्रतीक माना जाता है। इतिहास कहता है कि बाबर ने भारत में मंदिरों को निशाना बनाया। बाबर ही अयोध्या के विवाद के केंद्र में रहा। अभी संभल विवाद के केंद्र में भी वही है। जहां तक जिन्ना की बात है तो जिन्ना को बंटवारे का प्रतीक माना जाता है। जिन्ना की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बने। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथी जुल्म कर रहे हैं। मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन, जो कि खुद बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की प्रताड़ित हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि बांग्लादेश की आजादी में 17,000 भारतीय सैनिकों ने अपनी शहादत दी। जिस भारत ने 1 करोड़ बांग्लादेशियों को शरण दी वो अब दुश्मन हो गया। जिस पाकिस्तान ने 30 लाख लोगों की हत्या की, 2 लाख महिलाओं का रेप किया, वो अब दोस्त बन गया। जिस पाकिस्तान ने 1971 के अत्याचारों के लिए अब तक माफी नहीं मांगी है, वो कथित मित्र राष्ट्र बन गया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर जुल्म के खिलाफ इंटरनेशनल आवाज उठ रही है। भारत के विदेश सचिव 9 दिसंबर को विक्रम मिस्त्री ढाका जाएंगे और वहां पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। उधर यूपी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में तो सियासत गरमाई हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में राजनीतिक बयानबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब चर्चा बीजेपी के भविष्य को लेकर हो रही है। आने वाली पीढ़ी के शीर्ष नेताओं में फडणवीस का जिक्र हो रहा है। आज यही सवाल उनके सामने आया तो जवाब चौंकाने वाला मिला है। सुनिए। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम बने हैं। एक बार 5 साल रहे, दूसरी बार 60 घंटे और अब तीसरी बार सीएम बनते ही फडणवीस के फ्यूचर पर चर्चा होने लगी है। फडणवीस को हिंदुत्व का नया ब्रांड कहा जा रहा है और सीएम बनने के बाद एबीपी न्यूज को दिए गए अपने पहले इंटरव्यू में भविष्य के सवाल को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा वो बहुत ज्यादा गौर करने वाला है। मैं ऐसे किसी भी लिस्ट के टॉप पर नहीं हूँ। मैं लिस्ट में कहीं ना कहीं जरूर रहूंगा, नीचे रहूंगा, मैं टॉप पर नहीं। फडणवीस सिर्फ लिस्ट में रहने की बात कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी की दूसरी पंक्ति के नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। योगी आदित्यनाथ से लेकर हेमंत विश्व शर्मा और अब देवेंद्र फडणवीस अपने अपने इलाके के क्षत्रप माने जाते हैं। तीनों की पहचान एक जैसी है। तीनों हिंदुत्व के सबसे बड़े झंडा बरदार हैं और तीनों के नेता भी एक ही हैं। लोग कहते थे अटल जी आडवाणी जी के बाद क्या होगा, कहते थे जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नेतृत्व तैयार किया। आज मोदी जी जैसा नेतृत्व तैयार हुआ है। मोदी जी ने हमारे जैसे कई लोगों को यहाँ पर अवसर दिया, तो हमारा भी नेतृत्व अपने अपने राज्य में तैयार। नतीजों के बाद जब ये चर्चा शुरू हुई कि देवेंद्र फडणवीस की जगह किसी और को सीएम बनाया जा सकता है, तब दूसरी चर्चा ये भी हुई कि फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है।
असल में देवेंद्र फडणवीस का सियासी कद अब इतना बड़ा हो गया कि उनकी गिनती बीजेपी के भविष्य के टॉप लीडर में होने लगी है। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस देश के दूसरे सबसे बड़े प्रदेश महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन फडणवीस की ताकत, शोहरत और छवि उनकी गिनती भविष्य के टॉप लीडरों में तो कराती ही है। सरकार के गठन के बाद अब मंत्रालय पर महाभारत है और महायुति में गृह मंत्रालय को लेकर गृह युद्ध के हालात बन गए हैं। आज शिवसेना के नेता ने जो बयान दिया उसने गठबंधन में गांठ की नींव डाल दी है। सवाल यह है, महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का बंटवारा और विस्तार कब होगा? क्या कोई फॉर्मूला निकल पाएगा? मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष से शपथ घेतो की मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया। पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद से हुई बातचीत में फडणवीस ने मंत्रालय के सवाल पर पत्ते नहीं खोले। पोलियो को लेकर इतनी खींचातानी हो रही थी, क्या हुआ है फाइनली? चर्चा हमारी चल रही थी, लेकिन ऐसे कोई गंभीर चर्चा या उस पर खींचातानी ऐसे नहीं है। 3 पार्टियां हैं तो तीनों को उचित इज्जत दी गई है। क्या होम आप रख रहे हैं? देखिए, अभी इसका अंतिम फैसला जब होगा तो मैं आपको बताऊंगा। कई दिनों से चर्चा इसी बात की है कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय चाहते हैं, बीजेपी देने को तैयार नहीं है, इसलिए बार बार उनकी नाराजगी की खबरें हवा में घूम रही हैं। अब तो खुलकर पार्टी के नेता गृह और राजस्व विभाग की मांग कर रहे हैं। अभी तो होम मांगा है, महसूल मांगा है, देखते हैं क्या होता है। तय करना तीनों नेताओं के हाथ में है। लेकिन इसी बातचीत के दौरान गुलाब राव पाटिल के एक बयान ने गठबंधन में गांठ की गुंजाइश पैदा कर दी है। गुलाब राव कहते हैं कि अजित पवार के गठबंधन में होने से शिवसेना को नुकसान हो गया। आधे पार्ट में अजित दादा नहीं आते थे तो कम से कम 100 सीटें तो हम लड़ते थे, या ये सब 100 से ज्यादा भी लड़ते थे, और 80-90 सीटें हमारी आती थी। इसलिए निश्चित तौर पर अजित दादा की पार्टी आने की वजह से हमारे हिस्से में उनका ही हिस्सा अलग से हो गया। गुलाब राव पाटिल का ये बयान अजित पवार की पार्टी के नेताओं को चुभ गया है। जवाब दिया है विधायक अमोल मिटकिरी ने। गुलाब राव जी को हमने पहले भी सलाह दिया था कि इतनी आप ये मत कीजिए, गड़बड़ मत कीजिए, गड़बड़ करने से पेट खराब हो जाता है। माननीय अजित दादा ने इस महाराष्ट्र को एक आर्थिक शिस्त दी है, जिसे हम कहते हैं डिसिप्लिन दिया है। गुलाब राव जी ही रहिए, जुलाब राव मत बनिए। मंत्रालय को लेकर विवाद की वजह से ही गुरुवार को सिर्फ सीएम और दोनों डिप्टी सीएम की ही शपथ हुई। अब भले ही महायुति के नेता आपसी खटपट की बात को खारिज कर रहे हो, लेकिन सरकार बनने के अगले ही दिन जो बयानबाजी शुरू हुई है वो अच्छे संकेत नहीं है। उन्होंने वो कल उस सेरेमनी में वो शामिल हो गए। उनके नेतृत्व में अच्छी तरह से मंत्री पदों का भी बंटवारा होगा। गृह और फिनांस हमें देना चाहिए। हमने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है, और अजित पवार नहीं होते तो हमें और सीट्स मिलती, हम और जगह। ये यहाँ बात करना उचित नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में हमारा पूरा विश्वास है। वो विश्वास के साथ सबको साथ में लेके आगे जाएंगे। असल में गृह मंत्रालय किसी भी सरकार का सबसे अहम विभाग होता है। अभी महायुति की सरकार में जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे तो गृह विभाग का जिम्मा उनके पास था। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस गृह विभाग को अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे का मानना है कि सीएम की कुर्सी का त्याग किया है तो गृह मंत्रालय तो उन्हें मिलना ही चाहिए। वैसे जब तक मंत्रालय का बंटवारा नहीं होता तब तक खटपट की खबर बनती रहेगी, चलती रहेगी। वैसे सूत्र बताते हैं कि मंत्रियों की संख्या और मंत्रालय पर सहमति बनते ही मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख आ जाएगी। तब तक बयानों और कयासों का दौर यूं ही चलता रहेगा। महाराष्ट्र की सियासत के बाद रुख करेंगे राजधानी दिल्ली का, जहां पर चुनावी ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाने का अभियान जरूर शुरू हो गया है। आपके अपने नेता चुनाव से पीछे हट रहे हैं तो दूसरे दलों से आए नेताओं का स्वागत किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता ने चुनावी पारी से विराम के साथ गुलाबी खंजर का जिक्र किया। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप में क्या सब कुछ ठीक नहीं? अवध ओझा, फिर जितेंद्र सिंह शंटी और अब सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, इन 3 चेहरों की आम आदमी पार्टी में एंट्री ने दिल्ली की राजनीति में नए सियासी गणित के संकेत दिए हैं। इसी हफ्ते 3 चेहरों ने आपका दामन थामा है। सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू तिमारपुर से विधायक रहे हैं, पिछली बार बीजेपी से चुनाव लड़ा था। खबर है कि इस बार आपके टिकट पर तिमारपुर से चुनाव लड़ेंगे।
आप पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं और निगम पार्षद रह चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके राजनीतिक अनुभव का आम आदमी पार्टी को और ओवरऑल दिल्ली की जनता को फायदा मिलेगा। बिट्टू की आप में एंट्री तब हुई है जब खबर आई है कि तिवारपुर के मौजूदा आप विधायक दिलीप पांडे चुनाव नहीं लड़ेंगे। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने 11:07 पर पोस्ट किया और चुनाव नहीं लड़ने की बात कही। असली कारण क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे पोस्ट के अंत में उन्होंने अपनी आने वाली किताब गुलाबी खंजर का जिक्र किया है। गुलाबी खंजर का चुनाव लड़ने से क्या कनेक्शन है ये तो नहीं पता, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि आम आदमी पार्टी ने बड़े पैमाने पर विधायकों को टिकट से बेदखल करने की प्लानिंग की है। इसी प्लानिंग की चर्चा के बीच विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने शाहदरा से चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जाहिर की, उम्र का हवाला दे दिया और फिर लगे हाथों गुरुवार को इलाके के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह शंटी की आप में एंट्री हो गई। आपके नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं तो विरोधियों को मौका मिल गया है। बीजेपी और कांग्रेस हार की भविष्यवाणी करने में लग गए हैं। और बात यहीं तक नहीं है, अवध ओझा की एंट्री के पीछे भी बड़ी वजह है। खबर है कि अवध ओझा मनीष सिसोदिया वाली पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ेंगे। सिसोदिया की सीट बदले जाने की चर्चा सरेआम हो रही है। चुनाव जहां से लड़ेंगे, क्या पटपड़गंज उसमें एक सीट मानी? चुनाव की बात ही नहीं की गई अभी तक। मतलब ऐसा कोई पार्टी में पिछले 3 दिन से सबके साथ बैठ रहा हूँ, इन सब मुद्दों पे बात ही नहीं हुई कि चुनाव लड़ना है, ये करना है। सिर्फ ये पार्टी में जुड़ना है, पार्टी के साथ काम करना। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो जब बिना मांगे सब कुछ मिल सकता है, आप खेलिए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि मनीष सिसोदिया जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस इलाके में उन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। समय के साथ ही साथ गुलाबी खंजर अपने शब्द रूप का विस्तार कैसे लेगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले वैसे वोटर लिस्ट को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप लगा दिया। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल से 10 साल के कामकाज का हिसाब मांगा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी ने की, लेकिन चर्चा का केंद्र बने ये 20 चेहरे। सबके हाथ में वोटर आईडी कार्ड थे और चेहरे पर वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का दर्द। शाहदरा के उपेंद्र कुमार से लेकर कैलाश यादव हो या फिर अखिलेश कुमार से लेकर गोमती, सबने एक सुर में कहा। कुछ लोग आए, पूछा किसे वोट देते हैं। जवाब बताने के बाद वोटर लिस्ट से नाम काटने लगे। नाम पहले पूछे, बोले कि आप यहीं पर रहते हैं। हमने कहा जी बच्चे से यहीं पर रहते हैं। बोले कि फिर ठीक है जी। उसके बाद में 2020 में आप किनको वोट किए थे? हमने कहा आम आदमी पार्टी को जी। तो बोले कि ठीक है जी। पहचान पत्र की वेबसाइट पर चेक किया तो उसमें हमारा क्रॉस लगा हुआ है। कैलाश जी आपको भी वोट काट? हाँ, कटा हुआ है। अरविंद केजरीवाल के वोट डालता हूँ इसीलिए कट गया मेरा। सर्वे करने आए थे, उसी लोग ने काट दिया। दरअसल केजरीवाल आज पूरी तैयारी के साथ आए थे। सीएम आतिशी ने पहले ही आरोप लगाया था कि बीजेपी हर विधानसभा से 20,000 लोगों के नाम कटवा रही है। केजरीवाल ने आज वोटर लिस्ट भी दिखा दी, उनको इकट्ठा भी किया जिनके नाम काटे जाने का दावा है। 11,000 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशंस पिछले 1-1.5 महीने में ऑलरेडी दे चुके हैं और वो सिलसिला जारी है। हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं, 1,500 लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशन दे जाते हैं। शाहदरा विधानसभा का सैंपल इसलिए भी लिया गया क्योंकि पिछली बार आम आदमी पार्टी शाहदरा विधानसभा से मात्र 5,294 वोट से जीती थी। आपने बीजेपी के इशारे पर नाम काटने का आरोप लगाया तो बीजेपी वीडियो सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच गई। दर्जन भर विधानसभा क्षेत्रों का नाम लेकर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया। रोहिंग्या और घुसपैठियों का नाम लेकर आम आदमी पार्टी पर पलटवार कर दिया। केजरीवाल जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अचानक से दिल्ली में 5,33,000 वोट्स बढ़ कैसे गए? मैं पूछना चाहती हूं कि आप क्यों वो अधिकार जो इस देश के नागरिकों का है और बहुत ही पवित्र अधिकार है, उसको उठाकर इलीगल माइग्रेंट्स को क्यों देना चाहते हैं? दिल्ली में कुल 1,47,00,000 वोटर्स हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को करीब 54% वोटों के साथ 70 में से 62 सीटें मिली थी, जबकि करीब 39% वोट शेयर के साथ बीजेपी 8 सीट पर सिमटी। अरविंद केजरीवाल के वोट काटने के आरोप पर शाहदरा के डीएम की तरफ से भी जवाब आया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, 29 अक्टूबर से अब तक नाम काटने के लिए महज
494 फॉर्म 7 ही मिले हैं। केजरीवाल के 11,000 फॉर्म वाले दावों को गलत बताया। साल 2025 की शुरुआत में ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे तो वहीं आखिर में बिहार में होंगे। तो चलिए बिहार का रुख कर लेते हैं। नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन नीतीश चुनाव से पहले अपने कोर वोटर का मन टटोलने में लगे हुए हैं। भारतीय राजनीति में महिला वोटर कैसे भारी पड़ रही हैं और किस तरह से उनको लुभाने के लिए राजनीतिक दल नए सिरे से कर रहे हैं तैयारी, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में लाडकी बहना स्कीम, झारखंड में मैया सम्मान योजना, हरियाणा में लाडो लक्ष्मी और एमपी की लाडली बहना योजना। राज्य अलग अलग, लेकिन योजनाएं महिलाओं के नाम पर और महिला के नाम पर स्कीम, मतलब चुनाव में जीत की गारंटी। अब कुछ इसी तरह की महिला स्कीम का प्लान लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर से प्रदेश की यात्रा पर निकल रहे हैं। लेकिन विपक्ष, खासकर आरजेडी का कहना है कि नीतीश की यात्रा से खजाने का दुरुपयोग होगा। 1500 करोड़ से अधिक का जो सृजन है उसका तो नहीं है, ये तो राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई का हिस्सा है। और कदाचित ये लोग भूल जाते हैं जिनका दिमागी रूप से याददाश्त कमजोर हो गया है कि खजाने किसी की जागीर नहीं है भैया। असल में कहानी ये है कि नीतीश कुमार जब यात्रा के लिए निकलेंगे तो जगह जगह सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं की घोषणा करेंगे, शुरुआत करेंगे। राज्य कैबिनेट ने 225 करोड़ का बजट मंजूर किया है। आरजेडी सवाल उठा रही है तो जेडीयू का कहना है कि नीतीश की यात्रा से विकास की गति तेज होगी। उनकी यात्रा के वजह से बहुत सारी समस्याओं का यात्रा करना कोई आसान काम नहीं है। वो तो 4 डिग्री या 44 डिग्री में यात्रा करते हैं, समझ रहे हैं ना। और जब मुख्यमंत्री यात्रा करते हैं तो बिहार और जनता के लिए यात्रा कर रहे हैं। महिला संवाद यात्रा के दौरान नीतीश महिलाओं से बात करेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे, राज्य सरकार की योजना की लाभार्थियों से संवाद करेंगे। बिहार की राजनीति में महिलाओं को नीतीश कुमार का वोटर माना जाता है। 2020 यानी पिछले चुनाव में 60% महिलाओं ने 55% पुरुषों ने वोट डाले थे। 2015 में आंकड़ा 60 और 53 का था। 2010 में महिला 54% और पुरुषों का आंकड़ा 51% था, जबकि 2005 में महिला 44%, पुरुष 47% और 2000 में तो 53% महिलाओं ने वोटिंग की थी, जबकि 71% पुरुषों ने। कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं तब से पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी वोटिंग में बढ़ी है। नीतीश जब से सीएम बने हैं तब से 1 दर्जन से ज्यादा यात्राएं बिहार में कर चुके हैं। इस बार महिलाओं को केंद्र में रखकर यात्रा करने जा रहे हैं। बीते 1 साल में महिलाओं को लेकर अलग अलग राज्यों में जो स्कीम शुरू की गई या फिर वायदे किए गए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, आइए उसको समझा देते हैं और इसी के जरिए आप समझ जाएंगे नीतीश कुमार इस यात्रा पर क्यों निकले हैं। मध्य प्रदेश में पिछले साल के चुनाव में लाडली बहना स्कीम से बीजेपी को बम्पर जीत मिली। राजस्थान में पिछले साल कांग्रेस ने गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा की, लेकिन वहां पर उसको जीत नहीं मिल पाई, लेकिन बीजेपी की ओर से भी वहां पर वादे किए गए थे। तेलंगाना की बात करें तो 2023 में ही महालक्ष्मी योजना के नाम से कांग्रेस ने वादा किया और बीआरएस की सरकार सत्ता से बाहर हो गई, वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। छत्तीसगढ़ में पिछले साल बीजेपी ने महतारी वंदन योजना का वादा किया और चुनावी जीत हासिल की। आंध्र प्रदेश में इस साल महिलाओं के लिए सुपर 6 स्कीम का वादा किया गया, बम्पर जीत मिली, सरकार वहां पर पलट गई। ओडिशा में बीजेपी ने सुभद्रा योजना का वादा किया और पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपनी सरकार बनाई है, बीजेडी को सत्ता से बाहर कर दिया। हरियाणा में बीजेपी ने लाडो लक्ष्मी योजना का वादा किया, सत्ता में फिर से वापसी की, तीसरी बार हैट्रिक लगाई। महाराष्ट्र में भी लाडकी बहना योजना से महायुति की सत्ता में वापसी हुई है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को मैया सम्मान योजना का फायदा मिला और सत्ता में पार्टी बनी हुई है। दोबारा अपनी पार्टी को उसने रिपीट किया है। इसी वजह से महिला वोटर्स को रिझाने के लिए, उनको लुभाने के लिए तमाम पार्टियों की ओर से लगातार कोई ना कोई योजना निकाली जा रही है या फिर यात्रा के जरिए उनको अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार को कितनी मिलेगी कामयाबी, इस पर रहेगी हमारी नजर। उधर कहा जाता है एक बार कोई नेता बन जाए तो उसका निजी जीवन नहीं रह जाता, सब कुछ सार्वजनिक हो जाता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। यूपी में एक नेताजी को अपने बेटे की शादी विरोधी दल के नेता की बेटी से करना महंगा पड़ गया। नेताजी को पार्टी से निकाल दिया गया है।
27 नवंबर को अंकुर भगवान बुद्ध को साक्षी मानकर कुसुम दत्त के हो गए। 3 दिसंबर को इसी खुशी में भव्य रिसेप्शन का आयोजन किया गया था, लेकिन अगले रोज यानी 4 दिसंबर को दूल्हे के पिता की बर्खास्तगी का नोटिस आ गया और इसकी वजह अंकुर और कुसुम की शादी ही है। पूरा मामला समझने के लिए रिसेप्शन की इस तस्वीर को देखिए। वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे थे। अखिलेश इस कार्यक्रम में दुल्हन की तरफ से थे। दुल्हन के पिता त्रिभुवन दत्त हैं, जो आलापुर विधानसभा सीट से एसपी के विधायक हैं। दूल्हा भी सियासी परिवार से है। पिता सुरेंद्र सिंह सागर को मायावती सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा हासिल था और 2 दिन पहले तक सुरेंद्र सागर बीएसपी के रामपुर जिला अध्यक्ष थे, लेकिन अब बर्खास्त हो चुके हैं। अनुशासनहीनता का नोटिस थमाकर बीएसपी से उन्हें विदा कर दिया गया है। अनुशासनहीनता क्या थी, वो खुद सुरेंद्र सागर की जुबानी सुन लीजिए। बेटे की शादी का रिसेप्शन 3 दिसंबर को ओपल होटल में था। 2 दिसंबर को पार्टी के जो मेन कोऑर्डिनेटर थे वो बहन जी के पास गए थे। इस बात को कोऑर्डिनेटरों ने बढ़ा चढ़ा के पेश किया और इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिलवाया। शादी में फूफाओं के रूठने के किस्से तो काफी सुने हैं, लेकिन सियासी बुआ की नाराजगी घर बसने से पहले भूचाल जरूर ले आई है। शादी में सियासी एंट्री हुई तो वधू पक्ष पार्टी ने भी पलटवार कर दिया। शादी ब्याह ये तो हमारे देश की परंपराएं हैं कि किसी की बेटी लाता है, कोई किसी समाज में कर लेता है, कोई किसी समाज में, तो ये हमारे यहाँ का चलन है। लेकिन इससे भी विपरीत होगा अगर पार्टियाँ ये सोचेंगी तो नुकसान तो निश्चित होना ही है। सुरेंद्र सागर बीएसपी से करीब 30 सालों से जुड़े हैं। उनके घर में खुशियों के बीच शादी की सजावट भी नहीं उतरी, लेकिन उससे पहले ही बहन जी ने बर्खास्तगी का फरमान जारी कर दिया। वैसे बुआ ने बबुआ के साथ 2019 का चुनावी जोड़ी बनाकर मैदान में वो गई थी, लेकिन उनको समर्थन जनता का नहीं मिला। नाराज होकर कुछ दिन के बाद वो अलग हो जाती हैं अखिलेश यादव से, लेकिन अब अखिलेश की पार्टी के एक नेता के साथ ये जोड़ी उनकी रास नहीं आई। इसी वजह से उन्होंने अपने ही नेता से कर लिया है किनारा। ये स्टोरी आपने देख ली। उधर वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज की जमीन पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दावा छोड़ दिया है, फिर भी कॉलेज कैंपस में तनाव नहीं थम रहा। वक्फ विवाद के बाद यूपी कॉलेज में नमाजियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी बात से नाराज होकर छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। यूपी कॉलेज के बाहर पुलिस तैनाती के बावजूद दर्जनों की संख्या में छात्र भगवा ध्वज लेकर कॉलेज की ओर बढ़े तो माहौल गर्म हो गया। पिछले दिनों मुस्लिम पक्ष ने दावा किया था कि कॉलेज वक्फ संपत्ति है। इसके बाद से ही कैंपस में मौजूद मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की संख्या बढ़ गई। इसी बात से नाराज यूपी कॉलेज के छात्रों ने विरोध के लिए कई बार भगवा झंडा लेकर कैंपस में दाखिल होने की कोशिश की। लेकिन छात्र अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि जुमा और बाबरी की बरसी को ध्यान में रखते हुए पहले से ही उदय प्रताप कॉलेज के बाहर तैनात पुलिस ने छात्रों को कॉलेज के गेट पर ही रोक दिया। वकील लोगों का समूह यहाँ पे आया, अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए आ रहा था। यूपी कॉलेज का जो विवाद चल रहा है उसी के क्रम में वो माल्यार्पण करना चाह रहे थे और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाह रहे थे। कॉलेज परिसर में एग्जाम का माहौल है, एग्जाम चल रहे हैं। कॉलेज प्रशासन द्वारा ही अनुरोध किया गया है कि बाहरी तत्वों को ना अलाउ किया जाए। सबको हटाया बढ़ाया गया है समझा बुझा के, और जो भी उग्र हुए उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करके। यूपी कॉलेज के हर गेट पर सुरक्षा का भारी बंदोबस्त है। कॉलेज में बाहरी लोगों के आने जाने पर रोक है। सिर्फ छात्रों और परीक्षार्थियों को ही आई कार्ड की जांच के बाद एंट्री दी जा रही है। लेकिन बड़ी संख्या में पहुंच रहे नमाजियों को भी कॉलेज में मौजूद मस्जिद में जाने की इजाजत देने से छात्र नाराज हैं। यह पठन पाठन का क्षेत्र है, यहाँ पढ़ाई लिखाई होगी, ना कोई यहाँ नमाज अदा करेगा, ना यहाँ कोई कुछ और होगा। यहाँ पे बस केवल पढ़ाई होगी। हालांकि यूपी कॉलेज और वक्फ विवाद में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने पहले ही दावे से इनकार कर दिया है, क्योंकि जिस जमीन पर पूरा कैंपस मौजूद है वो ट्रस्ट की जमीन है। आगे बढ़ते हुए अब आपको अदानी पॉलिटिक्स दिखाते हैं आज की। अदानी मुद्दे को कल बीजेपी जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी के रिश्ते तक लेकर गई। राहुल गांधी को उसने देशद्रोही करार दिया। आज कांग्रेस ने दूसरा ब्लैक शो किया। राहुल को सबसे बड़ा देशभक्त बताया और कहा कि देशद्रोही तो संघ और बीजेपी वाले हैं। अदानी एक है। मेरे भाई के लिए देश से ऊपर कुछ नहीं है। आज LOP को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं होता। तुम बेईमान,
तुम खुद होगे बेईमान, तुम देशद्रोही, तुम्हारा तो पूरा खानदान देशद्रोही। अदानी मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई अब इस तू तड़ाक के लेवल पर आ रही है। अदानी मोदी एक है के जवाब में कल बीजेपी ने राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस को दो बदन एक आत्मा कहा था। OCCRP और राहुल गांधी दो बदन है, आत्मा एक है। राहुल को देश विरोधी त्रिकोण का हिस्सा और देशद्रोही तक बोल दिया था। आत्मा है। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी ये एक ही हैं। राहुल ही जॉर्ज है, राहुल ही जॉर्ज है और जॉर्ज का एजेंडा ही राहुल का एजेंडा है। जो सोरोस चाहता है वही राहुल चाहते हैं। सोरोस भारत का अमंगल चाहता है, अहित चाहता है। राहुल गांधी भी भारतवर्ष का अमंगल और अहित चाहते हैं। गुस्से से भरी कांग्रेस आज काली जैकेट की बजाय काले मास्क लगाकर संसद पहुंची। मास्क पर मोदी अदानी भाई भाई लिख रखा था। राहुल गांधी के नेतृत्व में सारे कांग्रेस सांसद हाथ में संविधान की कॉपी लेकर चल रहे थे। सबने अदानी मोदी के नारे लगाते हुए आज फिर संसद परिसर में पैदल मार्च किया। राहुल गांधी का जॉर्ज सोरोस से रिश्ता जोड़कर उन्हें देशद्रोही बताने पर प्रियंका गांधी बहुत गुस्से में दिखी। प्रियंका ने कहा कि उनके भाई जैसा कोई देश प्रेमी नहीं मिलेगा। मेरे भाई के लिए देश से ऊपर कुछ नहीं है। वो 8000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की है, 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक इस देश की एकता के लिए। इनकी हिम्मत नहीं है कि अदानी पे चर्चा करें चर्चा। संसद के मकर द्वार से पैदल चलकर राहुल और प्रियंका गांधी डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा तक पहुंचे। यहां फूलों के साथ उन्होंने संविधान की कॉपी भी डॉक्टर अंबेडकर को समर्पित की। अदानी, अंबेडकर और संविधान, बीजेपी ने इन तीनों को जोड़ने को कांग्रेस का नया ड्रामा बताया। ये भी कहा कि हाथ में संविधान लेकर चलने से कांग्रेस के इमरजेंसी के पाप नहीं धुलेंगे। इन लोगों ने इमरजेंसी में क्या किया था? ये भूत के मुंह में भगवत गीता, ऐसे इनका व्यवहार है। अनेकों राज्यों में आपको जनता ने जो सबक सिखाना है सिखा दिया है। कृपया जनता के मैंडेट मानिए और पार्लियामेंट चलाने के लिए आप कृपया सहयोग दीजिए, सहकार दीजिए। लेकिन जुबानी लड़ाई यही खत्म नहीं हुई। राहुल गांधी को देशद्रोही कहे जाने पर कांग्रेस का पलटवार अभी बाकी था। इसके लिए कांग्रेस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें संघ और बीजेपी पर अपने पुराने आरोप फिर पढ़कर सुना दिए। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश का सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग है। राहुल गांधी जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। आपके आरोपों से, आपकी गीदड़ भपकियों से न डरे हैं न डरेंगे। कुल मिलाकर जो दिख रहा है वो ये है कि अदानी पर हंगामा अभी बाकी है। जॉर्ज सोरोस या देशद्रोही जैसे किसी पलटवार के बावजूद कांग्रेस मुद्दा छोड़ने को तैयार नहीं है। मान सकते हैं कि अभी और हंगामा होना है, अभी और सियासत होनी है। आगे बढ़ते हुए अब बात देश की संसद में दूसरे कैश कांड की करेंगे। हालांकि इसमें कांड जैसी कोई चीज नहीं हुई या हुई है यह भी कंफर्म नहीं है पूरी तरह से, लेकिन इतना कंफर्म है कि राज्यसभा में विपक्ष के एक सांसद की सीट के नीचे नोटों की गड्डियां मिली हैं। इस गुप्त धन पर आज संसद के शीत सत्र में अच्छी खासी गर्मी पैदा हो गई। संसद में नोटकांड के नाम पर देश की मेमोरी में अभी तक 16 साल पुरानी बस यही तस्वीर है, जब 22 जुलाई 2008 को लोकसभा में बीजेपी के 3 सांसदों ने नोटों की गड्डियां लहराकर सनसनी फैला दी थी। आरोप लगा था कि कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव पर मनमोहन सरकार को बचाने के लिए ये पैसे ऑफर किए थे। लेकिन संसद का ताजा नोटकांड अलग टाइप का है। इसमें नोट किसके हैं, कौन लाया, क्यों लाया, किसके लिए लाया, कुछ पता नहीं है। बस ये पता है कि ये नोट कल शाम को सुरक्षा जांच के दौरान राज्यसभा में सीट नंबर 222 के नीचे मिले और ये सीट कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की है। इसकी सूचना भी उप सभापति ने ही सदन को दी। A wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi. जगदीप धनखड़ साहब ने ये नहीं बताया कि कितना कैश मिला है, बस ये बताया कि वो इसकी जांच करा रहे हैं। इतना कहना था कि राज्यसभा में हंगामा हो गया।
वहीं नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, फिर जांच पूरी हो जाने तक सीट नंबर 222 बताने और सिंघवी का नाम लेने की आखिर क्या जरूरत थी। इस बहस में सदन के नेता जेपी नड्डा ने एंट्री ली, कैश मिलने को गंभीर मामला बताया। कांग्रेस से पूछा कि जांच से बचने की कोशिश क्यों की जा रही है। ये सदन की गरिमा पर एक चोट है। आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी अदानी मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए कैश को मुद्दा बना रही है। जयराम रमेश ने कहा, चाहे तो जेपीसी जांच करा ले। खड़गे ने कहा, कांग्रेस किसी जांच से नहीं भाग रही। विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग हाउ कैन यू से ए पर्टिकुलर मैन और पर्टिकुलर सीट। अब सीट नंबर 222 के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को सुने। सिंघवी ने कहा, वो सिर्फ 3 मिनट के लिए कल राज्यसभा गए थे और उनकी जेब में कल सिर्फ 500 रुपए का एक नोट था। 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया, अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में, और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया। शायद हर मेम्बरान की हर सीट पे एक एनक्लोजर बनना चाहिए कांच का, जिसके अंदर लॉक एंड की हो, तो जो मेंबर अंदर बैठे तो उसको खोल के बैठे, नहीं तो आजकल तो सीट भी खतरनाक हो गई। सिंघवी ने ये भी कहा कि मामला संसद की सुरक्षा से जुड़ा है, इसीलिए जांच तो होनी ही चाहिए। हालांकि आपको बताते चलें कि संसद में नोट या कैश ले जाने की कोई लिमिट नहीं है। कुछ ही सांसद हैं जो डिजिटल ट्रांजैक्शन के बजाय कैश में लेन देन करते हैं और चाय पानी लंच के लिए जेब में छुट्टे नोट रख कर चलते हैं। पैसा किसका है और इतना ज्यादा पैसा वहां पर लेकर कौन आया, ये देश के सामने आना ही चाहिए। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान की। जब वो मध्य प्रदेश के सीएम हुआ करते थे तो उनकी ब्रांडिंग लाडली बहनों के भाई के तौर पर हुई थी। केंद्र की राजनीति में आने के बाद वो पहचान कहीं गायब सी हो रही थी, लेकिन आज उपराष्ट्रपति ने शिवराज को फिर से वही नाम दे दिया। राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान सभापति जिस शख्स को किसानों के लाडले की नई उपाधि दी, वो है देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनमें सभापति महोदय को किसानों का खेवनहार नजर आने लगा है। मैं आश्वस्त हुआ कि जिस आदमी की पहचान देश में लाडले के नाम से थी, वो किसान का लाडला होगा, और मैं पूरी तरह आशावान हूँ। और ऊर्जावान मंत्री अपने नाम के अनुरूप शिवराज ये कर दिखाएंगे। किसानों का लाडला नाम देकर शिवराज सिंह चौहान को भाव विभोर कर देने वाले धनखड़ ने 3 दिन पहले ही केंद्रीय कृषि मंत्री को भरी सभा में मंच से ही खूब खरी खोटी सुनाई थी। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था, और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। राज्यसभा में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने किसानों का मुद्दा उठाते हुए सदन के सभापति को उनका यही पुराना बयान याद दिलाते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरने की कोशिश की थी। उसी के जवाब में धनखड़ ने लाडला शब्द का जिक्र किया। और आज मैंने आपका नामांकन कर दिया किसान के लाडले। प्रणाम आपको। जनहित में अब आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां पटना की सड़कों पर बीपीएससी अभ्यर्थियों पर जमकर लाठियां बरसाई गई। परीक्षा में नियम को लेकर अभ्यर्थी बीपीएससी ऑफिस का घेराव करना चाहते थे, लेकिन उसके पहले ही अभ्यर्थियों को पटना पुलिस ने घेर लिया। देखिए किस तरह से जो है लड़कियों पर जो है परीक्षा के नियमों में बदलाव की मांग को लेकर पटना की सड़कों पर उतरे इन अभ्यर्थियों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि बिहार पुलिस उन पर इस तरह टूट पड़ेगी। पटना में बीपीएससी दफ्तर को घेरने के लिए सुबह से ही सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी इकट्ठा होने लगे, लेकिन अभ्यर्थियों का जत्था बीपीएससी दफ्तर पहुंच पाता उससे पहले ही पुलिस ने दौड़ाकर उन पर लाठियों की बरसात कर दी। पटना की सड़कों पर कानून का इकबाल बुलंद करने की आपाधापी में नीतीश बाबू की फोर्स ने ये भी नहीं देखा कि उनकी लाठियों के सामने लड़का है या लड़की। आप देखिए किस तरह से
पीटा जा रहा है, एक भी महिला पुलिस नहीं है, सारे मेल पुलिस ऑफिसर्स मार रहे हैं यहाँ पे लोगों को। लाठीचार्ज में किसी का सिर फूट गया तो किसी का पैर जख्मी हो गया। पुलिस के तरफ से लाठीचार्ज किया जा रहा है। देखिए अभ्यर्थी जो है आगे की तरफ भाग रहे हैं। इस इलाके में धरना प्रदर्शन अलाउड नहीं है। इसके बाद भी जो है अभ्यर्थी यहाँ पे पहुंच गए थे। अब पुलिस जो है भगदड़ मचने की स्थिति हो गई है। पुलिस रगेद रही है। देखिए अभ्यर्थियों को पुलिस रगेद रही है। तितर बितर भीड़ को किया जा रहा है। अभ्यर्थियों को बुलाकर बातचीत करने के बजाय यहां पर ज्यादा आसान लगता है सरकार को उनके ऊपर लाठीचार्ज करना। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।